हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशंस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोक्योमेट्री और आज इस टॉपिक के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद एनसीईआरटी की पीडीएफ भेजूँगी एक्सरसाइज की। आप वो एक्सरसाइज कर लेना, अपनी अलग से जो नोटबुक बनानी है आपको उसमें करना है भाई, क्योंकि मैंने आपको बोला था नोट्स जो हैं वो आप अपने सेपरेट नोटबुक में करना और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो आप अलग से करना भाई, ठीक है। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ स्टोक्योमेट्री। अब आज समझते हैं कि स्टोक्योमेट्री क्या होती है। देखिए, मैं इसके नोट्स ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। स्टोक्योमेट्री का मतलब है, दो वर्ड से बना है ये, स्टोक्योन और मेट्रोन। स्टोक्योन वर्ड का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब होता है मेज़रमेंट, यानी एलिमेंट के मेज़रमेंट की बात करनी है हमें स्टोक्योमेट्री में। तो ये जो है ये क्या डील करता है भाई, कैसे रिएक्टेंट से कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, या उनका जो मास होता है या नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब कभी भी हम एक रिएक्शन लिखते हैं तो दैट रिएक्शन शुड बी इन बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास को जो फॉलो करे, रिएक्टेंट का जितना भी मास होता है और प्रोडक्ट का जितना भी मास होता है दैट शुड बी सेम, वो बराबर होना चाहिए भाई। टोटल नंबर ऑफ मास इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मास इन द प्रोडक्ट साइड। ये कंजर्वेशन ऑफ मास, या हिंदी वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम, ये उसके तहत जो है 10th क्लास में बैलेंसिंग सीखी होगी आपने। तो कभी भी जब स्टोक्योमेट्री कैलकुलेट करते हैं तो रिएक्शन को बैलेंस्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। देखिए, मैंने यहाँ एक एग्जांपल से समझाया है, मीथेन का कंबशन हो रहा है भाई, ये मीथेन प्लस 2O2 और उससे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, 2O2 और यहाँ पे 2H2O। ये 2 क्यों लगे हैं, बिकॉज ये बैलेंसिंग की वजह से लगे हैं। तो इस रिएक्शन से हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखो। इससे ये पता चलता है कि भाई अगर मैं नंबर ऑफ़ मोल्स की बात करूँ तो एक मोल CH4 का कितने मोल्स ऑफ O2 से कंबाइन कर रहा है, 2 मोल से, और एक मोल CO2 का प्रोड्यूस कर रहा है और 2 मोल्स वाटर का प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये बात समझ में आ रही है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अच्छा, यहाँ पे ये जो टर्म्स लिखी हुई है ना इनके आगे, जैसे देखो CH4 के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1, तो 1 इज़ द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ CH4। देखो ये रहा, 2 is the stoichiometric coefficient of oxygen, 1 is the stoichiometric coefficient of CO2, 2 is the stoichiometric coefficient of H2O। यानी जो ये आगे जो जितने भी नंबर लिखे होंगे ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं भाई, उसका कोफिशिएंट है। मैथ में भी पढ़ा होगा आपने कोफिशिएंट्स। तो देखो, मोल्स में मैंने एक बात समझा दी। अगर हम इसकी वॉल्यूम में बात करें तो देखो, वॉल्यूम में अगर 22.7 लीटर CH4 लेती हूँ, देखो 22.7 लीटर अगर ये लिया तो उसका दुगना है ना भाई यहाँ पे, तो 45.4 लीटर हमें क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। और ये जितना CH4 लिया था भाई उतना ही क्या मिल रहा है, वॉल्यूम CO2 का, यानी 22.7 लीटर ही CO2 होगा, और उसका दुगना जो है वाटर मिल रहा है। तो कितनी वॉल्यूम होगी वाटर की, 45.4 लीटर। तो वॉल्यूम में भी हमें समझ में आ गया। अगर हम मास में बात करें तो देखो, 16 ग्राम CH4 का, ये मास है भाई CH4 का, 16 ग्राम CH4 लिया तो 32 ग्राम ऑक्सीजन तो था, लेकिन उसका मल्टीप्लाई कितने से हो रखी है, 2 से, तो यानी 64 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और CO2 का मास कितना होता है, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम CO2 लिया। 18 होता है H2O का, तो 18 को 2 से गुना करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ पे, 36 ग्राम पानी आ गया। यानी इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि मास इज इक्वलेंट टू मोल्स और मोल्स इज इक्वलेंट टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी ये तीनों चीज़ें क्या होंगी भाई, हमारी इक्विवेलेंट होती हैं किसी भी स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन को करने में। और इन्हीं से ही हम पता लगाते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कितना नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं और कितने मास लेना है। आगे पढ़ते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं दो तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और आयनिक रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, आयनिक रिएक्शंस में आयंस पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग का मतलब होता है लिमिट, किसी की लिमिट निश्चित कर दें अगर हम, तो रिएजेंट आपको समझ में आता है रिएक्टेंट्स,
जो जिनसे प्रोडक्ट बन रहा है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट की बात करें तो सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मैंने 10 ग्राम पानी ले लिया, बहुत सिंपल से तरीके से बात कर रहे हैं, 10 ग्राम पानी ले लिया, ठीक है, और उसमें जो है 1 ग्राम नमक मिला दिया, तो ये 1 ग्राम नमक जो है ना भाई वो प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है कि कितना आपका नमक पानी बनेगा। अगर आपने 2 ग्राम नमक ले लिया तो 2 ग्राम में आपका नमक का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई, नमक पानी में नमक का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि देखो एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जैसे 2 H2 और 1 ऑक्सीजन से मिलके पानी बना भाई, तो हमें यूँ पता है कि जब 2 H2 ले रही हूँ ना तो 2 ही वाटर बन रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो ना 1 O2 ले रहे हैं तभी भी 2 H2O बन रहे हैं। तो आप इसको यूँ कह सकते हो कि जो मिनिमम अमाउंट में होता है ना भाई वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है, जो कम अमाउंट में होगा वही डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। जो ज़्यादा अमाउंट में है वो कभी डिसाइड नहीं कर सकता। कैसे, देखो अगर मैंने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल, मैंने यहाँ पे यही समझा रखा, अगर मैंने H2 के 4 मोल भी ले लिए यहाँ पे और O2 का यहाँ पे देखो यहाँ 2 मोल और 1 मोल था, अगर मैंने इसके 4 मोल ले लिए और इसके 0.5 मोल ले लिए, मतलब एक भी नहीं लिया, एक का भी क्या कर दिया, आधा कर दिया भाई, तो H2O कितना बनेगा, ये 4 करने से क्या H2O भी 4 बनेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो आधा ही मोल है हमारे पास, और आधे मोल से जब 1 मोल से 2 बन रहे थे पानी, तो आधे मोल से पानी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। यानी वाटर के बनने की जो क्वांटिटी है वो कौन डिसाइड कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है या ऑक्सीजन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है वो हमारा क्या हो गया भाई, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आ गया बस समझ में भी लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है। यानी रिएक्टेंट में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा ना वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 मोल ऑक्सीजन के ले लिए तो यहाँ पे कितने मोल वो O2 बनेंगे भाई, 1 से 2 बन रहे थे तो 4 से कितने बन जाएंगे, 8 H2O बनेंगे। H2 अगर आपने 2 ले लिया और ये 8 मोल ले लिए तो अब की बार कौन डिसाइड करेगा, H2 डिसाइड करेगा। 2 मोल से 2 ही पानी बनते थे, अब आपने ऑक्सीजन के कितने भी फालतू मोल ले लिए हों लेकिन अब हाइड्रोजन कम अमाउंट में है तो हाइड्रोजन इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। अब हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि कितना पानी बनेगा। यानी जो भी देखो रिएक्टेंट विच टोटली कंज्यूम्ड इज़ नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, जो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए ना प्रोडक्ट बनने में वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो आगे भाई समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्टोक्योमेट्री की। इतनी बात चर्चा चली गई है तो स्टोक्योमेट्री होता क्या है भाई, ये तो पढ़ लिया, एलिमेंट की मेज़रमेंट, रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की मेज़रमेंट। तो ये वो ब्रांच है भाई केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की क्वांटिटी का पता लगाते हैं स्टोक्योमेट्री से। देखो भाई H2Cl2 से 2HCl बना, तो अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, हमें स्टोक्योमेट्री से पता लगाना है कि हमें क्या क्या पता लग सकता है। यहाँ पे पता चल रहा है 1 मोल H2 लिया, 1 मोल Cl2 लिया तो 2 मोल HCl के बन गए, तो मोल की टर्म्स में हमें स्टोक्योमेट्री पता चली। अब हम मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करते हैं। अगर Na मॉलिक्यूल्स H2 के लिए तो Na मॉलिक्यूल्स Cl2 के लेंगे और उससे 2 Na मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं भाई, HCl के बने हैं। अगर एटम्स की बात करें तो देखो 2 है ना भाई H2, तो यहाँ पे 2 Na एटम्स हो गए, और यह Cl2 2 है Cl भी तो 2 Na एटम्स हो गए Cl के भी, और यहाँ पे 2 HCl है भाई, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 Na एटम हो जाएंगे। 4 Na एटम्स कैसे हो गए भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 तो ये थे, देखो 1 और 2 तो एटम ये हो गए, 2 गुना में 2 4 Na एटम्स हो गए ये। तो ये हो गए एटम्स की टर्म्स में स्टोक्योमेट्री। अब अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, तो वेट में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हाइड्रोजन का वेट होगा वो हम पता लगा सकते हैं, क्लोरीन का जो वेट होगा वो हमें पता चल सकता है, और उससे 2 गुना मॉलिक्यूलर वेट किसका निकलेगा भाई, HCl का। यानी जितना भी HCl का वेट होगा उसको कितने से गुना करनी पड़ेगी हमें, 2 से। तो इस जो ये बैलेंस्ड इक्वेशन होती है इससे हम ये सारी चीज़ें जो हैं पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से कि उसका कितना मास होगा, कितना उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे और कितने उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमें कैलकुलेशन की बात करनी है। स्टोक्योमेट्री समझ में आ गया, अब स्टोक्योमेट्री की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो बात करनी है हमें।